हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम ब्लॉक 4 का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें डिफरेंट डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें डिप्रेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो डिप्रेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। डिप्रेशन is a term used to describe mood state in which symptoms or features include prolonged feelings of sadness, emptiness and lack of interest in previously enjoyed activities। तो ये डेफिनेशन है डिप्रेशन की कि ये टर्म जो है डिप्रेशन किसके लिए यूज होता है। एक मूड स्टेट होती है, एक मूड होता है जो हमारा, जब वो बहुत लंबे समय तक के लिए सैडनेस मतलब बहुत ही उदासी हो छा जाती है बहुत लंबे समय के लिए, एम्प्टीनेस खालीपन लगता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्रीवियसली इंजॉयड एक्टिविटी मतलब जो आप पहले एक्टिविटीज़ जिसमें आप इंटरेस्ट लेते थे, जो आप बहुत शौक से करते थे, वो सब चीज़ें अब आपको अच्छी नहीं लगती है। आपको अकेले रहना अच्छा लगता है, आपको किसी से बात करना पसंद नहीं है। कई बार दिन भर सोना अच्छा लगता है। अच्छा तो मतलब कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन आप वो चीज़ें करते हो जस्ट टू अवॉइड योर पेन। आप ये सब चीज़ें करते हो जिस वजह से भी आप डिप्रेशन में हो। और कुछ इसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी होता है। जैसे पीपल सफरिंग फ्रॉम एड्रीनल एंड थायराइड डिसफंक्शन डिस्प्ले डिप्रेसिव सिम्टम्स ड्यू टू देयर बीइंग आइदर वेरी ओवर और अंडरवेट। तो उन लोगों में भी डिप्रेसिव सिम्टम्स दिख सकते हैं जिनको एड्रीनल या थायराइड डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, क्योंकि उस टाइम वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट या अंडरवेट हो जाते हैं। तो एक तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, या और कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से हो सकता है, या जो जैसे एगोराफोबिया होता है, जिनको जो एगोराफोबिक्स होते हैं, जो ऐसी सोशल सिचुएशंस में जाने से डरते हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि हम जाएंगे तो शायद हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। उन लोगों में भी डिप्रेशन जो है होने का रिस्क रहता है। सिम्टम नज़र आते हैं क्योंकि वो वहाँ जा नहीं पाते जहाँ पे जाने से उनके लिए आगे अच्छा हो सकता है, उनके लिए ज़रूरी है जाना। डिप्रेशन की डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताई हुई है। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि ये एक स्टेट ऑफ सैडनेस है जो बहुत लंबे समय तक चलती है। नॉर्मल सैडनेस होती है जो टेम्परेरीली होती है, किसी रीज़न की वजह से होती है। नॉर्मली हम सैड होते हैं तो हम उस चीज़ से बाहर आ जाते हैं कुछ ऐसा करके जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन डिप्रेशन एक ऐसा स्टेट है जिससे हम बाहर नहीं आ सकते। ये कहीं हफ्तों तक, महीनों तक और सालों तक भी चल सकता है, और कोप अप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है डिप्रेशन के साथ। सैड पर्सन जो है वो कोप कर लेता है अपनी सैडनेस से, पर जो डिप्रेसिव पर्सन होता है वो होपलेस हो जाता है, उसको लगता है कि वो कभी कोप अप नहीं कर पाएगा। इसके साइंस और सिम्टम्स दिए हुए हैं यहाँ पे। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज़, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ, विड्रॉल फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज़, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी नहीं है जैसे हमारे अंदर ऐसा फील होता है, होपलेसनेस लगती है, इरिटेबिलिटी लगती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, सैडनेस, क्राइंग, अपने आप को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख लगना बंद हो जाती है, वेट लॉस या ओवर वेट होना शुरू हो जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में फीलिंग, थॉट्स एंड बिहेवियर्स सारे ही आ जाते हैं। फीलिंग में जैसे बहुत सैड फील होता है, होपलेस फील होता है, और कोई भी एक्टिविटी अच्छी नहीं लगती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। गिल्ट फीलिंग आती रहती है कि हम वर्थलेस हैं, हमारा कोई वर्थ नहीं है, और एजिटेशन सी होती है अंदर ही अंदर, और मूवमेंट स्लो हो जाती हैं। बार बार सुसाइड करने का ऐसा ख्याल मन में आता है, क्योंकि उस टाइम हम अपनी लाइफ ही वर्थलेस लगती है। फिर फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख नहीं लगती है। फिर वेट गेन भी हो सकता है कई बारी, कुछ लोग ज़्यादा खाने लग जाते हैं, इनसोम्निया, नींद नहीं आती या ज़्यादा सोने लग जाते हैं, फटीग, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी ख़त्म हो जाती है, सोचना और कंसंट्रेट करना या सही डिसीजन लेना नहीं हो पाता है, एंग्जाइटी रहती है, ड्राई माउथ, क्रैम्प्स, डायरिया, स्वेटिंग, ये सारी चीज़ें फिजिकली होती हैं। क्राइटेरिया फॉर फॉर्मल डायग्नोसिस ऑफ मेजर डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन का क्राइटेरिया जो है वो DSM-4 से लिया है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल है जो मेंटल डिसऑर्डर्स की 4th एडिशन बाय अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन।
तो वहाँ पे वो डायग्नोसिस के लिए क्या कहते हैं कि एटलीस्ट 5 ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स होने चाहिए। जो नीचे दिए हुए हैं अभी सिम्टम्स, उसमें से 5 एटलीस्ट होने चाहिए। ये सिम्टम 2 हफ्ते से ज़्यादा होने चाहिए। द सिम्टम्स मस्ट रिप्रेजेंट अ चेंज फ्रॉम प्रीवियस लेवल ऑफ फंक्शनिंग, और पहले से फ़र्क नज़र आना चाहिए। जो चीज़ पहले थी वो नहीं है अब, या उससे ज़्यादा हो गई है या उससे कम हो गई है। तो जैसे इंटरेस्ट जिन चीज़ों में था पहले वो नहीं हो रहा है अब, वेट लॉस ज़्यादा हो गया है या वेट गेन ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा नींद आ रही है या कम नींद आ रही है, साइकोमोटर जो मूवमेंट है वो स्लो हो गई है, रिटार्डेड हो गई है, या एजिटेटेड हो गई है, फटीग या लॉस ऑफ एनर्जी है, वर्थलेसनेस फील हो रहा है। इसमें से 5 मिनिमम, और 2 हफ्ते से ज़्यादा। Someone who has a major depressive disorder has experienced one or more depressive episodes without ever experiencing a manic or hypomanic। तो जिनको है ये डिसऑर्डर, वो उनको एक या एक से ज़्यादा बार ऐसा फील हो चुका है कि वो डिप्रेशन में है, उनको फील हो जाता है। तो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड में क्या होता है, आइदर डिप्रेस मूड और लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन ऑल एक्टिविटीज़, बिल्कुल मन नहीं करता कुछ करने का। तो वेट लॉस होता है, इवन डाइटिंग ना कर रहे हो तो भी, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सोच ना पाना, ये सब चीज़ें। तो 2 हफ्ते से ज़्यादा ये सारी चीज़ें होती हैं। रेकरेंट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या है, जो बार बार होता है। तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द पीपल हु एक्सपीरियंस अ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड विल लेटर हैव अ रेकरेंस ऑफ मेजर, तो बार बार होगा वो। For many people an initial episode of major depression will develop over time into a recurrent। तो एक बार हुआ, फिर उसके बाद फिर दोबारा ऐसा फील होगा कुछ टाइम बाद। मेजर डिप्रेसिव एपिसोड विद साइकोटिक फीचर्स, 50% with a major depression have some psychotic symptoms like delusion। कईयों को तो delusions भी होने लगते हैं, जैसे थिंकिंग, फॉल्टी थिंकिंग हो जाती है, एक delusion मतलब एक गलत बिलीव्स आ जाते हैं, गिल्ट फीलिंग होने लगती है कि ये मेरी गलती है, और आई एम सफरिंग बिकॉज आई एम अ टेरिबल पर्सन, या फिर मैं अपने आप को पनिश करूँगा, मुझे अपने आप को पनिश करना चाहिए, या फिर मैं बहुत गरीब हूँ, मैं भूख से मर जाऊँगा। इस टाइप की डिल्यूजन्स होने लगती हैं। फिर ये कह रहे हैं कि डायस्थीमिक डिसऑर्डर का भी क्राइटेरिया होता है चेक करने का। डायस्थीमिक डिसऑर्डर है क्या चीज़, जिसमें माइल्ड और क्रॉनिक डिप्रेसिव सिम्टम्स नज़र आते हैं। थोड़े से माइल्ड होते हैं लेकिन लंबे समय तक चलते हैं, तो पूरा दिन डिप्रेस्ड मूड रहता है, ये एटलीस्ट 2 साल तक ये चीज़ चलती है। और बच्चों में भी मूड इरिटेबल हो सकता है एटलीस्ट 1 ईयर के लिए। प्रेजेंस वाइल डिप्रेस 2 और मोर, इन ये जो सिम्टम्स यहाँ दिख रहे हैं इसमें से 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, जैसे भूख ना लगना या बहुत ज़्यादा ही खाना, वही नींद कम आना या ज़्यादा आना, लो एनर्जी, लो सेल्फ एस्टीम, पुअर कंसंट्रेशन, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। तो 2 या 2 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। So during the second year period of the disturbance, the person has never been without symptoms in criteria। दूसरे साल में तो ये symptoms परमानेंट ही रह होना शुरू हो जाते हैं अगर आपको डायस्थीमिक डिसऑर्डर है तो। No major depressive episode has been present during the first 2 years of the disturbance। The disturbance is not better accounted for by chronic major depressive disorder or major depressive disorder। तो अगर ये चीज़ें पहले 2 साल में नहीं हैं, जो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड जिसको हम बोल रहे हैं, वो ड्यूरिंग फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ डिस्टर्बेंस में नहीं है, और बच्चों में फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, दैट इज द डिस्टर्बेंस इज नॉट बेटर अकाउंटेड बाय क्रॉनिक, मतलब जो डिस्टर्बेंस हुई है उसमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या ये सब चीज़ें नहीं नज़र आनी चाहिए, तो हम उसको डायस्थीमिक बोलेंगे, क्योंकि वो माइल्ड आ जाता है, फिर मेजर नहीं आता। मेजर तो ज़्यादा हो गया ना, तो मेजर डिप्रेसिव के एपिसोड नहीं होने चाहिए अगर आपको डायस्थीमिक है, वो माइल्ड है। तो मेनिक एपिसोड नहीं होना चाहिए। हाइपोमेनिक एपिसोड, मेनिया होता है जब बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म, बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट और बहुत ज़्यादा फीलिंग्स ओवर द टॉप हो जाती है। हाइपोमेनिक होती है जब बिल्कुल ही आप एक सैडनेस की तरफ चले जाते हो। उसके बाद डिस्टर्बेंस जो है वो क्रॉनिक होनी चाहिए, बहुत लंबे समय तक चलनी चाहिए, और इसमें जो सिम्टम्स हैं वो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ नहीं होने चाहिए कि आपने कोई ड्रग लिया तो हो रहा है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो वो डायस्थीमिक डिसऑर्डर नहीं माना जाएगा।
Most people who have a dysthemic disorder would tell that they have felt depressed for many years, for as long as they remember. मतलब ये इतना लंबा होता है कि उन्हें लगता है, मतलब उन्हें ये पता नहीं होता कब शुरू हुआ है, तो उनको यही लगता है कि जब से उन्हें याद है तब से ही उनको डिप्रेस्ड फील होता है। उनका रहने का तरीका ही यही बन गया है, हेल्पलेस फील होता है। तो ये इसको कैसे डिफाइन किया गया है? कंडीशन करेक्टराइज बाय माइल्ड एंड क्रॉनिक, मतलब क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला डिप्रेसिव सिम्टम्स। तो ये देखा गया है 2 से 20 साल चलता है, एंड मीडियन ड्यूरेशन ऑफ अबाउट 5 years, मतलब एक एवरेज ड्यूरेशन जो है। Some researchers have criticized DSM-4 criteria because they believe they do not give emphasis to what these researchers consider the most important symptom. अब कह रहे हैं कि DSM में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसको इग्नोर किया गया है, वो क्या है? कॉग्निटिव सिम्टम को इग्नोर कर दिया गया है। लो सेल्फ इस्टीम वगैरह जो है, या अपने पास्ट के बारे में सोच के गिल्ट फीलिंग आना, एक्सेसिव एंगर, ये सब चीज़ों को मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं करा, एम्फेसाइज नहीं करा हुआ है। और कई बार तो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी आ जाता है, क्योंकि ये इतने लंबे समय तक चलता है कि वो किसी की पर्सनालिटी में ही आ जाता है। तो डाइस्थीमिया हो गया या मेजर डिप्रेसिव हो गया, या डाइस्थीमिया मतलब माइल्ड हो गया या मेजर हो गया, दे बोथ हैव बीन फाउंड टू हैव हाई डिग्री ऑफ कोमॉर्बिडिटी। कोमॉर्बिडिटी मतलब दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। दिस मीन्स दैट बोथ टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर्स आर लाइकली टू अकर इन द सेम इंडिविजुअल, एक ही पर्सन के अंदर। A person with dysthemic disorder develops symptoms of major depression because the criteria for both diagnosis are, तो दोनों एक साथ भी हो सकते हैं एक ही पर्सन के अंदर। और जिनको डाइस्थीमिया है उनको डिप्रेशन होने के चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं। और डाइस्थीमिक डिसऑर्डर्स क्रॉनिक होता है, लंबे समय तक चलता है। एंड इन कॉन्ट्रास्ट पीरियड ऑफ इंटेंस डिप्रेशन आर यूजुअली डिस्क्राइब, और जो डिप्रेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं मेजर, वो थोड़ा टाइम लिमिटेड होता है क्योंकि वो इंटेंस डिप्रेशन होता है। फिर जैसे बाईपोलर डिसऑर्डर की बात करें तो ये बाईपोलर भी जो है ये मूड के अंदर ही आता है, मूड डिसऑर्डर की, क्योंकि इसमें भी बाईपोलर में क्या है, एक टाइम मैनिक बहुत ही आपको मेनिया होता है, मेनिया मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट और उस तरह का मूड होता है, और एक टाइम पे बिल्कुल ही डिप्रेस्ड मूड में आप चले जाते हो। ये दो तरह के होते हैं, बाईपोलर 1 और बाईपोलर 2। बाइपोलर 1 के केस में क्या होता है, बहुत ही मेनियक एपिसोड होने के बाद एकदम सडनली आप डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन वाले मूड में चले जाते हो, और ये चीज़ें बार बार होती रहती हैं, कभी मेनियक और कभी डिप्रेशन। और बाइपोलर 2 में इतना ज़्यादा जो मेनियक वो जो फेज़ होता है वो थोड़ा माइल्ड होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर में जो मूड एलिवेशन होता है वो थोड़ा सा माइल्ड होता है। तो हाइपोमेनिया के माइल्डर एपिसोड्स होते हैं और ये ऑल्टरनेटिवली डिप्रेशन के साथ होते हैं, तो दोनों में ही मूड चेंजेस होते ही हैं, लेकिन बाइपोलर 2 में जो एलिवेशन ऑफ मूड है वो थोड़ा सा माइल्ड होता है। फिर आगे ये कह रहे हैं कि साइक्लोथीमिक डिसऑर्डर होता है जो एटलीस्ट 2 साल के लिए, उसमें क्या होता है कि हाइपोमेनिया जैसे न्यूमरस पीरियड्स विद हाइपोमेनिक सिम्टम्स एंड न्यूमरस पीरियड्स विद डिप्रेसिव सिम्टम्स, कभी हाइपोमेनिक कभी डिप्रेसिव, इस तरीके से 2 साल तक ये चीज़ें चलती रहती हैं। और ये चीज़ बच्चों में देखा जाए तो 1 साल माना जाता है कि जो 1 साल से झेल रहे हैं या जो 2 साल से झेल रहे हैं उनको साइक्लोथीमिक डिसऑर्डर में गिना जाता है। तो साइक्लोथीमिया में इतना ज़्यादा मेजर मूड चेंजेस नहीं होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो मेजर मूड चेंजेस होते हैं वो बाइपोलर 1 में होते हैं। बाइपोलर 2 में थोड़ा सा जो एलिवेटेड मूड होता है वो थोड़ा सा कम होता है, और साइक्लोथाइमिक जो डिसऑर्डर है इसमें दोनों चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी माइल्ड होती हैं एज कम्पेयर टू बाइपोलर। फिर नेक्स्ट आता है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। सीजनल अफेक्टिव, सीजनल फ्रूट्स होते हैं, आपने सुना ना, सीजनल चीज़ें क्या होती हैं जो सीजन के साथ आती हैं। तो ये भी एक अफेक्टिव डिसऑर्डर है, यानी कि मूड से रिलेटेड डिसऑर्डर है जो सीजनल पैटर्न दिखाता है। मतलब वो कभी कभी जैसे कोई सीजन पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर में, जैसे कई कई लोगों को विंटर्स में ये प्रॉब्लम हो जाती है। पीपल विद एसएडी आर ऑफन ट्रीटेड विद लाइट थेरेपी, उनको आर्टिफिशियल लाइट, जैसे कुछ लोगों को अंधेरा होते ही डिप्रेशन सा होने लगता है तो उनको आर्टिफिशियल डे लाइट और ये सब दिखा के थेरेपी दी जाती है। इसके टिपिकल सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स वही हैं डिप्रेशन वाले, सैडनेस है, गिल्ट है, डिस्पेयर है, इरिटेबिलिटी है, वो सारी चीज़ें हैं।
और ये उस टाइम पे ज़्यादा हो जाती हैं जब वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड आता है जब इनको डिप्रेसिव सा फील होता है। द इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन ऑन पर्सन थिंकिंग, इनडिसिसिवनेस, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये सारी चीज़ें जो डिप्रेशन में भी होती हैं। इनएक्टिविटी, एक्टिविटी नहीं करते हैं कोई, स्लोड मूवमेंट्स हो जाती हैं। और DSM-4 में क्या है कि फॉर अ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड ऑल्सो फॉर द प्रेजेंस ऑफ सिंगल एपिसोड ऑफ डिप्रेशन एंड रिकरेंट एपिसोड। अब ये चीज़ बार बार होती है तो इसको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर में काउंट किया जाता है। देन डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में यूनिपोलर डिसऑर्डर्स जो है, जो हम अभी ऊपर भी बात कर चुके हैं। यूनिपोलर मतलब, बाईपोलर का मतलब होता है दोनों साइड आपका मूड जा रहा है। अब आप सैड भी बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन में भी, और बहुत ज़्यादा मेनिया, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एलिवेटेड मूड भी है। यूनिपोलर मीन्स एक ही तरफ पे, बिल्कुल ही डिप्रेशन की तरफ। तो इसमें जैसे डायस्थीमिक डिसऑर्डर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं ऊपर, जो माइल्ड और क्रॉनिक सिम्टम्स होते हैं जिसमें, और ये सारी वही चीज़ें यहाँ दोबारा रिपीट करी हुई हैं इन्होंने जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि डिप्रेशन के कॉजेज़ क्या होते हैं। तो कॉजेज़ में एक तो कुछ होता है कि जैसे आपके साथ कोई ट्रॉमा हो गया या कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक होता है कि जीन्स में ही है, जेनेटिक है, आपके पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर या किसी को और को है। ट्विन्स में ये चीज़ देखी गई है कि 75% चांसेस होते हैं कि अगर एक ट्विन को है तो दूसरे को भी हो जाए। तो जेनेटिकली तो ये होता ही है। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में जॉब का स्ट्रेस है, या वॉर, किसी ने वॉर देखा है, विटनेस किया है, या कोई एक्सीडेंट देखा है, या अब्यूज़ हुआ है, वो सारी चीज़ें। फिर साइको एनालिटिकल थ्योरीज भी हैं इसमें। जैसे फ्रॉइड कहते हैं कि चाइल्डहुड में अगर कोई ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हुआ है जो अनकॉन्शियस थॉट में हमारे है और हमें उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, या हमारा रिलेशन किसी के साथ अच्छा नहीं है और उस चीज़ को हम दबा के रखते हैं, शो नहीं करते हैं उस कॉन्फ्लिक्ट को, वो अंदर ही अंदर हमारे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, तो उस वजह से हो सकता है। लॉस ऑफ अ फैमिली मेम्बर तो एक है ही है कॉमन, वो, या कोई रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो गया है, किसी से झगड़ा हो गया है, तो ये सारी चीज़ों का ब्लेम हम जब अपने ऊपर डालते हैं तो वो जो अपना सेल्फ जो ब्लेमिंग जो चीज़ है वो जब बहुत लंबे समय तक चलती है तो वो डिप्रेशन में चेंज हो सकती है। और क्रिटिसिज्म लेवल्ड अगेंस्ट द व्यू द डिप्रेशन कैन अफेक्ट पीपल हु हैव नॉट। अब यहाँ पे एक चीज़ क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये भी तो हो सकता है कि जिनकी लाइफ में कोई लॉस नहीं हुआ है उनको भी डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि जैसे ऊपर देखा गया कि जेनेटिक है, मतलब किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी वो डिप्रेशन में चला जाता है और उसको पता भी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कुछ कुछ लोगों ने इन थ्योरीज को क्रिटिसाइज़ भी किया है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी का फैमिली मेम्बर लॉस लूज़ किया है किसी ने तो उसको डिप्रेशन होगा, या किसी का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है तो डिप्रेशन होगा, या कोई अपने आप को ब्लेम कर रहा है तो ही वो डिप्रेस होगा। फिर इंटरपर्सनल थ्योरीज क्या कहती हैं कि जिनके पुअर सोशल स्किल्स होते हैं, जो अपनी बात रख नहीं पाते हैं, रिलेशन नहीं बना पाते हैं, आई कांटेक्ट बात नहीं कर पाते हैं, अपने अपने जो फीलिंग्स है वो शेयर नहीं कर पाते हैं, उनको डिप्रेशन जल्दी होता है, क्योंकि उनको इन द एंड ये लगता है कि मैं अपनी बात नहीं कह पाया। और फिर कॉग्निटिव थ्योरीज हैं। कॉग्निटिव थ्योरीज में कॉग्निशन के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे जो जिनके थॉट्स बहुत इरेशनल हो जाते हैं तो वो अपने अपनी सिचुएशन को मिस इंटरप्रेट करते हैं या एरर अपने में अंदर निकालना शुरू कर देते हैं। जैसे एरन बेक का कॉग्निटिव ट्रायड है, क्या कह रहा है, दैट ही ऑब्जर्व दैट डिप्रेस पीपल टेंड टू मेक स्पेसिफिक एरर्स इन थिंकिंग, डिसाइडिंग दैट दे आर स्टूपिड सिंपली बिकॉज दे मेक वन मिस्टेक। कोई एक गलती करता है तो वो सोचता है कि मैं हमेशा ही गलती करूंगा, तो ये कॉग्निटिव एरर्स हैं। और भी यहाँ पे इन्होंने कॉग्निटिव एरर्स लिखी हैं, जैसे आर्बिट्री इन्फ्लुएंस है, एक इवेंट से कंक्लूजन निकाल देना। जैसे सिचुएशन दी हुई है, वेटर इन अ रेस्टोरेंट फॉरगेट टू टेक योर डिनर ऑर्डर, किसी वेटर ने आपका डिनर ऑर्डर नहीं लिया है तो आपके माइंड में थॉट आ गया कि वो मुझे इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं वर्थ नहीं हूँ। तो ये होता है आर्बिट्री इन्फ्लुएंस, मतलब आपने एक इवेंट की वजह से अपने आप को वर्थलेस कंक्लूड कर दिया। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग होती है, एक्सट्रीम सोचना, या तो बहुत अच्छा होगा या बिल्कुल ही नहीं होगा। तो अगर सपोज सिचुएशन है कि आपको 70% मार्क्स मिले हैं टेस्ट में,
तो 70% में भी आप ऐसे सोचो कि अगर मेरे 100% नहीं आए तो मैं टोटल फेलियर हूँ, तो मतलब एक्सट्रीम सोच रहे हो। फिर मैग्निफिकेशन और मिनिमाइजेशन, मतलब आप कोई सिचुएशन को या तो टोटली इग्नोर कर देते हो या उसको एग्जैजरेट कर देते हो। तो किसी को अगर मान लो किसी की फ्रेंड ने पार्टी में नहीं बुलाया तो वो उसको सोचे कि इसका मतलब वो मुझे पसंद नहीं करती है या मैं बहुत बुरी हूँ। मैग्नीफाई कर रहे हो आप एक चीज़ को। ओवर जनरलाइजेशन, मतलब जो चीज़ एक जगह के लिए वैलिड है उसको हर जगह जनरलाइज कर दो। बीइंग अनेबल टू आंसर अ क्वेश्चन, किसी टीचर ने क्वेश्चन पूछा, आंसर नहीं कर पाए तो आपने ये जनरलाइज कर दिया, दैट मीन्स मैं पूरे साल अब फेल ही हो जाऊंगा। तो ये थी कॉग्निटिव थ्योरीज। फिर आती है हेल्पलेसनेस थ्योरी, जहाँ पे हमें जो एक आपको याद होगा 11th क्लास में हमने एक लर्न हेल्पलेसनेस का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। अगर आपने 11th की साइकोलॉजी पढ़ी है तो उसमें सेलिगमैन का एक वो था एक्सपेरिमेंट कि अगर हम बार बार किसी चीज़ में फेल होते रहते तो एक टाइम आता है कि हमें लगता है कि हम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे या हम कभी सिचुएशन से आगे नहीं जा पाएंगे, तो हमें लर्न हो जाती है हेल्पलेसनेस। तो वो भी एक रीज़न है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब हम कोई चीज़ बार बार किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक लर्न हेल्पलेसनेस आ जाती है, और वो हमारी जो थिंकिंग है वो ऐसी हो जाती है कि भाई हम फेलियर हैं, हम इस चीज़ को कभी वो नहीं कर सकते हैं, तो सक्सेसफुली मतलब इस चीज़ को नहीं हैंडल कर सकते, तो हमें डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करना है डिप्रेशन का? बायोलॉजिकली बेस्ड ट्रीटमेंट है। जैसे ईसीटी क्या होता है, जब हम वो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं जिसको इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी कहते हैं, या कुछ साइको सर्जरीज होती हैं, या जैसे हमने देखा ब्राइट लाइट थेरेपी है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के लिए, टैबलेट्स दिए जा सकते हैं, मेडिकेशंस दी जा सकती हैं, और हर्बल रेमेडीज़ हैं, जैसे वो हर्बल जो यूज़ करके हर्ब्स वगैरह यूज़ करके। फिर है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक सिमुलेशन, जिसमें वो मैग्नेटिक पल्सेस ब्रेन से पास करी जाती हैं, तो वो इलेक्ट्रिक कॉइल लगाई जाती है उसके आसपास, आपके सर के आसपास, जिससे वो मैग्नेटिक वो हो पल्सेस। देन ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन दो टाइप में डिवाइड करी हुई है। तो एक तो केमिकल या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जिसमें एंटी डिप्रेसेंट वगैरह और साइको सर्जरी ईसीटी वगैरह देते हैं। दूसरी है कि जिसमें आपको टॉकिंग ट्रीटमेंट होती है, सिर्फ बातचीत करके काउंसलिंग करके, तो वो थोड़ा सा माइल्डर लेवल पे हो जाती है। एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स में यहाँ कुछ नाम दिए हुए हैं जिनको आप नोट कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल पर्पसेस। अगर आपको एग्जाम्पल लिखने हो तो ये सारी मेडिसिन के नाम है यहाँ पे। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को बूस्ट करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमारे मूड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, तो उनको ये बूस्ट करते हैं। सारे एंटी डिप्रेसेंट मिनिमम 2 हफ्ते तो लेते ही हैं, उनकी जो असर होना शुरू होता है, और उनको रेगुलरली लेना पड़ता है, बीच में आप मिस नहीं कर सकते हो, और कभी कभी उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो एटलीस्ट 6 मंथ्स तक कहते हैं कि ये जो है पर्सन को रिकवर करने के लिए लेने पड़ते हैं। फिर मूड स्टेबलाइजर्स भी हैं। मूड स्टेबलाइजर जैसे एक लिथियम करके एक आता है मूड स्टेबलाइजर, वो भी दिया जाता है। फिर एपिलिम है, और ये इनके वो हैं कमर्शियल नेम्स हैं। डेपाकॉट, मतलब ये आपको ये साइंटिफिक नेम ये वाले मिलेंगे, मूड स्टेबलाइजर्स के नाम है। फिर ईसीटी जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें इसको शॉक थेरेपी के थ्रू किया जाता है ताकि उसमें चेंजेस हो जाएं, आपकी जो नर्व एक्टिविटीज़ हैं उसमें चेंजेस हो जाए। बट इसमें कई बार बहुत तेज हेडेक और फॉरगेटफुलनेस भी हो जाती है पेशेंट को। ये इसमें एनेस्थेटिक दिया जाता है क्योंकि ऑब्वियसली कोई इतना शॉक जो है वो ऐसे लाइव उसमें नहीं झेल सकता। अब अगर साइको एनालिटिक या साइको डायनामिक अप्रोच की ट्रीटमेंट की तरफ जाएं तो जैसे फ्रॉइड कहते हैं कि पुरानी कोई चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है जो हमारे अनकॉन्शियस में है, इसलिए हमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट में तो क्या करा जाता है कि हमें वो पुरानी बातें याद दिलाई जाती हैं और वो चीज़ें हमारी अवेयरनेस लेवल में लेके आई जाती हैं, जिससे हमें क्लैरिटी आती है कि हम क्यों इतने परेशान हो रहे हैं। तो ये ट्रीटमेंट तो उसी चीज़ के ऊपर काम करती है, जहाँ पे हमें वो जो हमारी सप्रेस्ड इमोशंस हैं, रिप्रेस्ड मेमोरीज हैं, उनको बाहर लाने की कोशिश करी जाती है।
फिर इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी में रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि हमारे रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए हम दूसरों से, जो भी हमारे मैरिटल रिलेशन हो या फैमिली रिलेशन हो। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस और उन सब चीज़ों को मिला जुला के हर चीज़ को हमारे रिलेशनशिप कैसे बिल्ड हो उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो रिलेशन इम्प्रूव करना विद देयर सिग्निफिकेंट अदर्स, ये इसका एम्फेसिस होता है। बिहेवियर थेरेपी में बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्किल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है, वर्बल नॉन वर्बल स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन जिससे हो सके, नए स्किल अडेप्ट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। Client are also trained to be more perceptive about cues other people in the environment give। तो कैसे अपने environment से cues लेने हैं behave करने के, अपने behavior change करने के, role play के through, live real life situations के through, इन सारी चीज़ों से habits, नई habits learn, पुरानी bad habits को unlearn करना और new habits को learn करना, वो behavior therapy में आता है। कॉग्निटिव थेरेपी में हम सब जानते हैं कि हमारे इरेशनल थॉट्स को टारगेट किया जाता है, जो हमारे कोर बिलीफ हैं, जो रॉन्ग एजम्पशंस हैं, उनको टारगेट किया जाता है, उनको चेंज करने की कोशिश की जाती है, उनको इनवैलिड करने की कोशिश की जाती है जिसकी वजह से हम गलत सोच रहे हैं। तो इसमें बिहेवियरल टेक्निक्स का भी यूज़ होता है क्योंकि ये कॉग्निटिव के साथ साथ बिहेवियरल भी है। तो क्लाइंट्स आर टॉट टू सेल्फ मॉनिटर देयर एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंसेस को सेल्फ मॉनिटर करे, जो ऑटोमेटिक थॉट्स उसके माइंड में आ रहे हैं उसको कंट्रोल करे, क्योंकि जनरली ऑटोमेटिक थॉट्स नेगेटिव ही आते हैं, तो उसको मॉनिटर करके पॉजिटिव में चेंज करें। तो इसमें अलग अलग टेक्निक्स यूज होती है, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करके, इमेजरी का यूज़ करके, रोल प्ले करके कि अपनी सिचुएशन का रोल प्ले करके देखो, रियल लाइफ में भी उस चीज़ को आप ट्राई करके देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो। तो ये थेरेपी अब डिसफंक्शनल थिंकिंग को चेंज करने में हेल्प करती है। तो इस तरीके से डिप्रेशन का ट्रीटमेंट इससे हो सकता है। तो ये यूनिट अभी यहाँ पे फिनिश हो गया, नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।